जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस बुक चैप्टर वाइज डिस्कशन में प्लैनेट एंड सैटेलाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग यूथ साइंस बुक चैप्टर वाइज डिस्कशन देख रहे हैं और हम लोग फिजिक्स सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेरे मित्र, पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन को फिनिश कर लिया था और ग्रेविटेशन के बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक प्लैनेट एंड सैटेलाइट भी दिया हुआ है, जिससे भी आपके 5-7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको हम लोग आज के इस वीडियो सेशन से कवर कर लेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही आप सबों को एक छोटा सा जानकारी और देना था कि मेरे मित्र, अगर आप सभी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग किस बुक से लगाएं, तो मेरे मित्र किरण पब्लिकेशन का जो ये आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए सॉल्व पेपर है, ये आपके लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं वो शिफ्ट वाइज दिए हुए हैं और साथ ही साथ इसका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी आपको इसमें दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, क्या फायदा होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में आप अटकेंगे तो सॉल्यूशन की सहायता से आप क्या करेंगे, उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दो बुक जो है सर आपके लिए वो रामबाण साबित हो सकता है। बहरहाल हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, जो पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है। ऑप्शन है कि चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं करता क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती, और चौथा ऑप्शन है चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला ऑप्शन जो ये कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं करता है, ये बात तो बिल्कुल ही मजाकिया वाला है, तो आप इसको छांट दीजिए। और दूसरा है कि क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है तो आवाज को पानी से कोई लेना देना नहीं है। अब आपका तीसरा है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है वो कंसेप्चुअल ऑप्शन है और आप सबों को मालूम है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग साउंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साउंड की, ध्वनि की, तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी जो साउंड है ये एक प्रकार का मैकेनिकल वेव है। क्या है? मैकेनिकल वेव है, बोले तो एक यांत्रिक तरंग है। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि यांत्रिक तरंग को एक जगह से दूसरी जगह गमन करने के लिए, यांत्रिक तरंग को एक जगह से दूसरी जगह गमन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो आप कहते हैं सर ठोस, द्रव और गैस जैसे माध्यम की जरूरत होती है। और आप सबों को मालूम है कि सर कोई भी मैकेनिकल वेव जो है वो बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट कर ही नहीं सकता। अच्छा, इस जगह पे जहां पे हम लोग सभी बातों को सुन पा रहे हैं, इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है सर, तो आप कहेंगे सर एयर भरा हुआ है। और मेरे मित्र, हम जो यहां पे बोल रहे हैं और आपके मोबाइल फोन के स्पीकर से जो आवाज निकल रही होगी वो आवाज क्या करती है, तो सर मोबाइल फोन के आसपास में जो वायु है उसमें वाइब्रेशन लाती है और वो वाइब्रेशन जो है क्या कहते हो सर, हमारे कान तक पहुंचता है और हमारे कान के द्वारा आप इस बात को सुन पा रहे हैं कि हम लोग यूथ साइंस बुक के प्लैनेट एंड सैटेलाइट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा सीधा सा समझाने का मतलब यह है चेला जी कि जो साउंड है यानी कि जो ध्वनि तरंग है, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत होगी। बगैर माध्यम की ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। और आप सबों को मालूम है कि चंद्रमा पे कोई भी माध्यम नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हो कि गुरुजी चंद्रमा पे कोई वायुमंडल ही नहीं है, फलतः जो ध्वनि है वो यात्रा ही नहीं कर पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि कोई बोलेगा तो हम नहीं सुन पाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि चंद्रमा पर हम कोई भी आवाज इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि वहां पे क्या है सर, कोई वायुमंडल नहीं है। और हम सबों को मालूम है कि आवाज जो है वो बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो जब चंद्रमा पे कोई माध्यम ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वहां कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है। बहुत ही सरल सा सवाल है। पहला चीज, अगर हम ग्रह की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वैसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बहुत बढ़िया चिला। आप सभी को मैंने पीछे के सेशन में केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बताया है। मैंने क्या बताया था, केपलर से संबंधित ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम के बारे में। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने सबसे पहले यह बताया कि केपलर के अनुसार जो प्रत्येक ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं,
तो सर दीर्घ वृत्ताकार पथ में गमन करते हैं, यानी कि एक इलिप्टिकल पथ में गमन करते हैं। और मेरे मित्र ये जो आप पाथ देख रहे हो जो कि आपका ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पाथ है, ये कैसा है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अंडाकार है। कैसा है? अंडाकार, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। तो मेरे मित्र जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है, तो ग्रह तो सर इसी आपका जो ऑर्बिट है, इसी ऑर्बिट में ये परिक्रमा करेगा, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमेगा। और आप क्या देख रहे हो कि सर इसका जो आकार है वो कैसा है? आप कहेंगे अंडाकार। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने करा था? तो मेरे मित्र केपलर ने करा था। और कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्लैनेटरी मोशन के लिए, यानी कि ग्रहों के गति के लिए प्लैनेटरी मोशन के लिए लॉ किसने दिया था? तो आप सभी ध्यान में रखना, केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। कितने लॉ थे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 3 लॉ थे। कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। पहले नियम में केपलर ने क्या बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है वो एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में क्या करेगा सर? परिक्रमा करेगा। और साथ ही फिर क्या बताया कि जब ये ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा होगा तो इसके द्वारा जो इस ऑर्बिटल पाथ में परिक्रमा करने का वेग होगा, यानी कि एरियल वेलोसिटी होगा, वो क्या होगा? तो सर वो बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इक्वल एरिया रूल भी कहते हैं, या द लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी कहते हैं। और साथ ही तीसरा नियम में क्या बताया इन्होंने? तीसरा नियम में बताया कि जो ग्रहों का परिक्रमण काल का वर्ग होगा वो ग्रहों से सूर्य की जो दूरी है या सूर्य से ग्रहों की जो बीच की दूरी है r सर उसके क्यूब के समानुपाती होगा, यानी कि जो टी स्क्वायर होगा वो क्या होगा? आर क्यूब के समानुपाती होगा। तो मेरे मित्र ये क्या था? केपलर का तीनों ग्रह के गति से संबंधित नियम था। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहां पे कहा जा रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है, तो आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो किस पथ में लगाएगा? आप कहेंगे सर वृत्ताकार पथ में लगाएगा। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसका जो मार्ग होगा वो वृत्ताकार होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रत्येक चक्कर में क्या करेगा? तो सर यहां से चलेगा और यहां पे पहुंच जाएगा। प्रत्येक चक्कर में यहां से चलेगा, यहां पे पहुंच जाएगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी जब वो पृथ्वी के चक्कर लगाने के क्रम में अपने प्रारंभिक बिंदु पर फिर से पहुंच जाएगा, तो हम कहेंगे कि सर प्रत्येक स्थिति में, यानी कि प्रत्येक स्थिति में जो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो मेरे मित्र कार्य इक्वल टू आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी W इक्वल टू FS होता है। तो जब सर प्रत्येक चक्कर में चूंकि यहां से चल रहा है और यहीं पे फिर आ जा रहा है, तो एक चक्कर पूरा हुआ। तो मेरे मित्र जब ये प्रारंभिक स्थिति में आ जा रहा है तो इसका जो टोटल विस्थापन होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर जी 0 होगा। तो जाहिर सी बात है जो किया गया कार्य होगा वो हमारा क्या होगा? 0। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है तो उसके प्रत्येक चक्कर में जो उसके द्वारा तय की गई विस्थापन होगी वो क्या होगी? 0 होगी। जैसे अगर हम किसी वृत्तीय गति की बात करें और हम ये कहें कि हम यहां से चलना प्रारंभ करते हैं और एक पूरा चक्कर लगाने के बाद हम फिर यहीं आ जाते हैं, तो हमारे द्वारा तय किया गया विस्थापन आप कहेंगे 0। दूरी कितनी होगी? आप कहेंगे सर वृत्त के परिधि के बराबर होगी। तो चूंकि जो उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, हम लोग कहते हैं वृत्ताकार मार्ग में, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक चक्कर में उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा? आप कहेंगे 0। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? आप कहेंगे सर 0 जूल। अगला सवाल देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग लगभग डैश है 13.8 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 21.3 किलोमीटर पर सेकंड, 4.3 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिएगा प्लायन वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और पृथ्वी के सतह पर जो प्लायन वेग है वो कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रमा के सतह पर,
अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रमा के सतह पे पलायन वेग की चिला, तो चंद्रमा के सतह पे पलायन वेग कितना है आप सभी ध्यान में रखिएगा, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो पलायन वेग है इसके वेलोसिटी है ये क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, पलायन वेग आपका वह न्यूनतम वेग है जिससे अगर पृथ्वी सतह से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो वो वस्तु फिर पृथ्वी पर रिटर्न नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि सर जो पलायन वेग है वो क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे एक प्रकार का न्यूनतम वेग है। क्या है सर? एक प्रकार का न्यूनतम वेग है जिससे अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो वस्तु क्या करेगा सर, पृथ्वी के ग्रेविटी को पार कर जाएगा और फिर वापस पृथ्वी सतह पे लौट करके नहीं आएगा। तो जब भी आपसे यह सवाल करा जाए कि पलायन वेग निम्नलिखित में से किस प्रकार की वेग है, न्यूनतम, अधिकतम, तो आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी ये न्यूनतम वेग है। क्या होता है? तो सर अगर इस वेग से किसी भी चीज को पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंक दिया जाएगा तो वो सर चीज या वस्तु जो है वो पृथ्वी सतह पे लौट के नहीं आएगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि पलायन वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VE से रिप्रेजेंट करते हैं। और V इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, √2GRE, जहां पे G क्या है चला, आप सभी ध्यान में रखना, G जो है वो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है हमारा, आप कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण है। और जो RE है वो क्या है, आप सभी याद रखना, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। और ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी आपसे ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा के सतह पर पलायन वेग कितना होता है, तो आप कहेंगे 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो मेरे मित्र ये अप्रॉक्स 2.4 आप मान सकते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड रहे तो आप इसको भी टिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल देख लीजिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। दूसरा है अग्रणी दूरबीन के मॉडल को। तीसरा है प्राचीन ग्रीस धर्म से। और चौथा है रोमन दर्शन शास्त्र में विचार के 2 स्कूल को। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे जो भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द आ रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये भूकेंद्रीय जो है ये क्या है, आप सभी याद रखेंगे, इसको हम लोग भूकेंद्रीय सिद्धांत के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इंग्लिश में जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। और जो आपका सूर्य केंद्रीय है तो एक्चुअली में मेरे मित्र ये क्या होता है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत होता है। क्या होता है? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत होता है, जिसको हम लोग किस रूप में जानते हैं इंग्लिश में सर, इसी को हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के रूप में जानते हैं। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के रूप में जानते हैं। बस एक छोटा सा चीज याद रखिएगा चला जी कि भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा था, टॉलमी ने करा था, जबकि जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने करा था, तो आप सभी ध्यान में रखना, निकोलस कोपरनिकस ने करा था, या सिंपल लिख लो सर कोपरनिकस ने करा। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये तो ठीक है कि भूकेंद्रीय सिद्धांत या भूकेंद्रीय शब्द जो है वो यहां पे इधर से आ गया, सूर्य केंद्रीय शब्द जो है वो इधर से आ गया, लेकिन ये होता क्या है? तो मेरे मित्र यहां पे ध्यान दीजिए कि क्या लिखा हुआ है, भूकेंद्रीय। भू का मतलब क्या होता है, भूमि। तो टॉलमी ऐसे सर उस समय के आप कह सकते हो कि एस्ट्रोलॉजर थे, खगोलविद थे, जिनका अपना ये मत था कि इस ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और जितने भी चीज है वो पृथ्वी का चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। जबकि ये बात क्या हो गई सर, तो कोपरनिकस साहब के आने के बाद गलत हो गई। इनका क्या मानना था, इनका मानना था क्योंकि इनके सिद्धांत में ये हेलियोसेंट्रिक यानी कि सूर्य केंद्रीय, तो कोपरनिकस साहब का यह मानना था कि पूरे ब्रह्मांड में जो है उसमें केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर सभी वस्तुएं या अन्य खगोलीय पिंड क्या करती है, परिक्रमा करती है। मेरे मित्र इस दोनों ही मॉडल को आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यह आपका जियोसेंट्रिक थ्योरी है जिसमें यह कहा गया कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, चंद्रमा या अन्य ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहां पे पृथ्वी को क्या माना गया है सर, केंद्र में माना गया है। और पृथ्वी के केंद्र में सर, पृथ्वी को जब केंद्र में माना गया है तो सर इसी के चारों ओर मून की भी परिक्रमा को दिखाया जा रहा है। अब इसी के चारों ओर सर सूर्य के परिक्रमा को भी दिखाया जा रहा है।
तो सर जियोसेंट्रिक जो थ्योरी है ये एक्चुअली में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? टॉलमी के द्वारा। और उनका ये मानना था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर सभी मतलब जो आपका ग्रह है, उपग्रह है या अन्य खगोलीय पिंड है वो चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक थ्योरी नहीं चला। कब तक नहीं चला? तो सर जब तक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी नहीं आ गया। और अभी तक हम लोग जो है वो सोलर सिस्टम को हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के माध्यम से ही समझ रहे हैं। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो हमारा सौर परिवार है, सोलर सिस्टम है, उसके केंद्र में सूर्य है और इसी सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं सर? ग्रह या उपग्रह परिक्रमा करते हैं। मतलब मेरे मित्र जो यहां पे कहा जा रहा है आपका भूकेंद्रीय और अब सूर्य केंद्रीय, तो आप कहेंगे सर भूकेंद्रीय में मतलब भूकेंद्रीय सिद्धांत में पृथ्वी को केंद्र में माना गया और जितने भी अन्य खगोलीय पिंड हैं उसका परिक्रमा कर रहे हैं, जबकि सूर्य केंद्रीय में क्या माना गया सर? सूर्य को केंद्र में माना गया, जबकि सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह या उपग्रह क्या करते हैं सर? परिक्रमा करते हैं। तो जो सवाल कहा जा रहा है कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करता है, तो आप कहेंगे सर यहां पे जो कहा जा रहा है अग्रणी दूरबीन के मॉडल को, इससे तो संदर्भित नहीं है, प्राचीन ग्रीस धर्म से इससे भी नहीं है, रोमन दर्शन शास्त्र से इससे भी नहीं है। यहां पे कहा जा रहा है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम से क्या है सर? संबंधित है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही सरल सा, कि ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है कि एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। बिल्कुल सही है मेरे मित्र, आप सभी ने पढ़ा है कि कोई भी जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, जबकि सूर्य जो है उस कक्षा में एक फोकस की तरह केंद्रित रहता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा सन है, ये क्या है? हमारा सन है। तो मेरे मित्र जो प्लेनेट है, अगर ये प्लेनेट यहां से मूव कर रहा है, ये प्लेनेट यहां से मूव कर रहा है, तो ये इस तरीके से जाएगा। अब ध्यान देना कि इसमें जो इसका वृत्ताकार मार्ग है, इसके फोकस पर किसको माना गया है सर? जी सन को माना गया है। जबकि आप क्या देख रहे हैं कि सर फोकस पॉइंट तो दो बन सकता है, लेकिन नहीं, ये एक ही फोकस के साथ क्या है सर? अंडाकार है। अब अगर हम दूसरे प्लैनेट की बात करें तो मेरे मित्र आप सभी गौर फरमाना यहां पे कि जो दूसरा प्लैनेट आपका प्लैनेट 2 है, उसका अगर आप मोशन देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का है, ये कुछ क्या है सर? इस तरीके का है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर जो दोनों ही प्लैनेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस के अकॉर्डिंग क्या है सर? उसका जो मार्ग है वो अंडाकार बन रहा है। तो जो मेरे मित्र कहा जा रहा है कि एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, ये बात बिल्कुल ही सत्य है। जबकि फिर दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक सूर्य के साथ गोलाकार है। नहीं मेरे मित्र, गोलाकार नहीं होता है, क्या होता है? अंडाकार होता है। तीसरा है कि एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में से किसी अन्य ग्रह के साथ अंडाकार है। अन्य ग्रह के साथ नहीं सर, कहा जा रहा है कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा और उसमें एक फोकस के रूप में क्या होगा? तो सर सूर्य उपस्थित होगा। तो यहां पे अन्य ग्रह कहा जा रहा है, आप कहेंगे सर ये भी नहीं है। एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक किसी अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है, नहीं। सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए होगा कि एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ क्या है सर? अंडाकार है। ये अन्य ग्रहों के साथ अंडाकार नहीं होती है सर, ये सूर्य के साथ अंडाकार होती है, जिसमें सूर्य को क्या माना जाता है सर? फोकस पर माना जाता है। अगला सवाल देख लीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा पर कितना समय लेता है? तो पहला सवाल यहां पे ये है कि सर ये भू स्थिर उपग्रह क्या होता है? तो मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जो उपग्रह होगा वो ग्रह का परिक्रमा करेगा। आप सबों को मालूम है कि सर अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करता है सर? एक पूरा चक्कर लगाता है। कितना देर में सर? 24 आवर में। मेरे मित्र जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 आवर में एक पूरा चक्कर लगाता है तो आप कहेंगे सर ये 24 आवर के दौरान रोटेट होते रहता होगा? बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा कि अब पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई अन्य खगोलीय पिंड चक्कर लगाएगा तो वो उपग्रह कहलाएगा। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए
चाहे वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हो या फिर किसी सूचना एवं प्रसारण से संबंधित हो। इसके लिए क्या करते हैं सर, बहुत सारे उपग्रह को छोड़ते हैं और जो उपग्रह हम लोग के द्वारा बनाया जाता है उसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। अब मेरे मित्र, अब इन कृत्रिम उपग्रह में से कुछ ऐसे कृत्रिम उपग्रह होते हैं, इन कृत्रिम उपग्रह में से कुछ ऐसे कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी से इतने ऊंचाई पे होते हैं कि सर उसका जो परिक्रमण काल होता है वो सर पृथ्वी का जो अक्षीय परिक्रमण काल है उसके बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि सर अगर आप किसी उपग्रह को या किसी कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाओ, कितना सर, पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाओ और यहां पे आप क्या करो सर, इसको पृथ्वी के चारों ओर मूव करवाने की कोशिश करोगे तो आप क्या कहोगे कि सर इस ग्रह का जो परिक्रमण काल होगा वो क्या होगा, तो सर पृथ्वी के अक्षीय परिक्रमण काल के बराबर होगा। पृथ्वी का अक्षीय परिक्रमण काल कितना है, आप कहेंगे सर 24 आवर। तो जब इसका बराबर होगा तो हम कहेंगे सर जो हमारा कृत्रिम उपग्रह ऊपर में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होगा उसका भी परिक्रमण काल क्या होगा, आप कहेंगे सर 24 आवर। जब जाहिर सी बात है कि दोनों को परिक्रमा करने में उतना ही समय लगेगा तो आप कहेंगे सर दोनों का जो स्पीड होगा वो समान होगा। और मेरे मित्र, जब अगर कोई दो वस्तु समान स्पीड से चल रही होती है तो एक दूसरे के सापेक्ष वो क्या लगेगी, आप कहेंगे स्थिर लगेगी। इसीलिए मेरे मित्र ऐसे ग्रह को क्या बोला जाता है, भू स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी का एक परिक्रमा जो है वो 24 घंटा में कर ले, वो क्या माना जाएगा, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर माना जाएगा और हम लोग उसको क्या कहेंगे कि गुरुजी वो भू स्थिर उपग्रह है। तो भाई मेरे जो सवाल करा जा रहा है कि एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है, आप कहेंगे सर पृथ्वी के अक्षीय परिक्रमण काल के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है कि 24 घंटा का समय लेगा। तो मेरे मित्र, आपके इस यूथ साइंस बुक में प्लेनेट और सैटेलाइट से संबंधित जो क्वेश्चन थे ये टोटल 7 क्वेश्चन थे, जिसको मेरे मित्र आप सभी ने बड़े ही शानदार तरीके से अपने माइंड में सेट कर लिया होगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि अब आपको ग्रेविटेशन और प्लेनेट एंड सैटेलाइट से संबंधित जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे उस तरह का कोई सवाल दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़े ही खूबसूरती के साथ दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।